जय हिंद दोस्तों, जरा ध्यान से समझिएगा। पूरे भारत देश में बस एक ही चीज की चर्चा हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान एकता नागरिक। आखिर ये है क्या? और इसी बात को लेकर पूरे भारत देश में मुद्दा गर्म हो चुका है, हलचल बढ़ गई है। भारत देश के जनता के लोगों के अंदर उत्तेजना बढ़ गई है। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, और कुछ है भी ये तो लोकसभा 2024 के पहले इसे लागू क्यों करना है, भारत में इसकी जरूरत क्या पड़ गई है, इन्हीं सब गर्म मुद्दों के बारे में आज बात करेंगे। जरा गौर से फरमा के इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस मामला जो गर्म है इसको मात्र हम आज 10 की पॉइंट्स में आपको बताएंगे। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसे लागू क्यों किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी इस पे जोर क्यों दे रहे हैं, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी शब्द एक ही शब्द का मेल है दोस्तों। यूं ही हलचल नहीं बढ़ी है, क्योंकि बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान रखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के समर्थन में शिवराज सिंह चौहान खुद को बताया कि मैं इसे समर्थन करता हूं। बड़वानी में रैली में घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने का समय आ गया है और मैं इसका समर्थन करता हूं। इसके लिए मध्य प्रदेश में एक कमेटी भी बन रहा है। दोस्तों, सब शादियां एक में ही रच रही है। तो आइए आज 10 की पॉइंट में समझते, एक एक करके ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड के 10 पॉइंट में अगर हम पहला की पॉइंट समझे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर हम आसान भाषा में समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि देश में जितने भी नागरिक हो उनके लिए एक समान कानून, चाहे वह फिर महिला ही क्यों ना हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, उसके लिए हर एक कानून समान होना चाहिए। ऐसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझ सकते हैं। दोस्तों, दूसरा की पॉइंट की हम बात करें तो पूरे देश में फिलहाल समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ही स्वरूप गोवा में लागू है। गोवा में पुर्तगाल सिविल कोड 1867 लागू है। 1961 में गोवा की आजादी के बाद भी वहां इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुर्तगाल सरकार के दौरान गोवा में ईसाई और हिंदू धर्म के लोग ही बहुलत में थे और गोवा के हिंदुओं को कुछ शर्तों के अनुसार एक से ज्यादा विवाह करने की छूट दी गई है। दोस्तों, तीसरे की पॉइंट की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो अक्टूबर 2022 में गुजरात सरकार के निवर्तमान मंत्रिमंडल के समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए हाईकोर्ट में एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में समिति गठित करने का प्रस्ताव पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा, समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे और इसमें 3 से 4 सदस्य होंगे। दोस्तों, जरा गौर से आप समझते जाइएगा एक एक करके की पॉइंट को, और एक एक करके की पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, तभी आपको 10 पॉइंट में समझ आ जाएगा कि इसे लागू क्यों किया जा रहा है और आखिर है क्या। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों चौथे की पॉइंट्स की ओर। तो अगला पॉइंट हमारे सामने पेश होता है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि विधानसभा चुनाव में जीत मिलने पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए भाजपा ने वहां पे एक कमेटी भी बनाई और बताया गया कि अगर वहां पे जीत दर्ज हो जाती है तो वहां पे जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। दोस्तों, पांचवें की पॉइंट्स की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो 27 मई 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि देश भूमि की संस्कृति को संरक्षित करते हुए सभी धार्मिक समुदाय को एक रूपता प्रदान करने के लिए माननीय न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता यूसीसी की कार्ययोगा विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है। दोस्तों, छठे की पॉइंट की ओर अगर आगे बढ़ते हैं तो 23 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कॉमन सिविल कोड इस देश में और उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने कहा, एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून की जरूरत नहीं है। सब लोग एक कानून से जी सकते हैं, चाहे फिर वह महिला हो, चाहे वह कोई भी इंसान हो, कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, सबके लिए समान कानून एक देश में लागू होना चाहिए, तभी इस देश विकास कर पाएगा। अन्यथा महिला के लिए अलग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा को गधा बनाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सातवां की पॉइंट जोरदार वाला है, जरा इसे ध्यान से समझिएगा, गौर फरमाइएगा। दोस्तों, देश भर में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का काम
सरकार 22वें विधि आयोग को सौंप सकती है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को एक पत्र लिखकर यह जानकारी 31 जनवरी 2022 को दी थी। कानून मंत्री ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 44 केंद्र सरकार को देश भर के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कहता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। ये 2022 का मामला है, 2024 आने वाला है, अब तक लागू हो जाना चाहिए, सबको एक समान कानून मिलना चाहिए। अब ये जल्द से जल्द अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर लागू करते हैं तो उन्हें बहुत बहुत और कोटि कोटि नमन है। दोस्तों 8वां पॉइंट भी कानून मंत्री पर है, जरा गौर फरमाइएगा। किरेन रिजिजू ने पत्र में लिखा कि समान नागरिक संहिता इससे जुड़े सभी प्रावधान को विस्तृत अध्ययन करने के लिए यह मामला 21वें विधि आयोग को दिया गया था, लेकिन इस आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया, इसलिए यह मामला 22वें विधि को आयोग को सौंपा जा सकता है। दोस्तों 9वां पॉइंट अगर आप ध्यान से समझते हैं तो 9 जुलाई 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक के मामले में फैसला देते हुए देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत बताई थी। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अपने फैसले में कहा कि आज का हिंदुस्तान धर्म, जाति, लिंग, समुदाय में फंस गई है और जाति की बाधाएं धीरे धीरे खत्म हो रही है। इस बदलाव की वजह से शादी और तलाक में दिक्कत भी आ रही है। आज की युवा पीढ़ी को इन दिक्कतों से जूझना नहीं चाहिए, लिहाजा देश में समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए जिससे देश सुधर सके। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की जो उम्मीद जताई गई थी, अब उसे केवल उम्मीद नहीं रहना चाहिए, उसे हकीकत में बदल कर दिखाना चाहिए प्रधानमंत्री केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी को। दोस्तों लास्ट पॉइंट एक और समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2022 को दिए गए एक फैसले में कहा कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कई बार कह चुका है। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध की पीठ के अपने फैसले में कहा कि गोवा भारतीय राज्य का एक चमचमाता उदाहरण है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है। यहाँ सभी धर्मों की परवाह किए बिना यह लागू है, वो भी कुछ सीमित अधिकारों को छोड़कर। पीठ के एक संपत्ति विवाद मामले में यह टिप्पणियां की गई है। दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा तो जरूर समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या, ये कब से हो रही है, इसका विवाद क्या छिड़ रहा है, अब लागू होगा नहीं और हो गया तो इसमें देश में कितना फायदा कितना नुकसान हो सकता है। इसमें कोई भी नुकसान नहीं। अगर कोई भी इंसान को, सभी इंसान को, देश भर के जितने भी जनता है उसको एक कानून मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में अगर यह काम हो जाता है तो कितना बड़ा काम होगा। राम मंदिर हो गया, धारा 370 हट गया, अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा अगर भारत में, तो भारत के लिए कितना उच्चतम गौरवता की बात होगा, भाजपा के लिए कितना गर्व की बात होगी। कांग्रेस फिर भी इसका आलोचना करते रहता है कि नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार में रहकर कुछ नहीं कर रही है। बिहार के नीतीश कुमार फिलहाल में कुछ बोले थे कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा है। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे अमित शाह ने कैसे नीतीश कुमार पर साधा निशाना था, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार को माफी मांगना पड़ा। एक एक करके उनको गिनती गिना दिया कि नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार में रहकर बिहार में कितने काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अगर इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों आप वीडियो पे कमेंट सेक्शन करके बताइएगा कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कितना अच्छा अच्छा काम हो रहा है और कौन कौन सी गलतियां कर रही है, इस पर भी विचार हम करेंगे कि अगला वीडियो हम इसी पर लाएंगे। दोस्तों इसमें कोई राजनीतिक वाली बात नहीं होती है। भाजपा अगर अच्छा काम कर रही है तो उसके लिए धन्यवाद है, कांग्रेस अच्छा काम कर रही है तो उसके लिए भी धन्यवाद है। फिर मिलेंगे दोस्तों आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।